कई बार तो इतना खाना खा लेते हैं पेट जो है पूरा भर जाता है और कई बार भूख नहीं लग रही होती तब भी खाना खाते हैं। अकेले में छुप छुप के खाना खाते हैं। जो इसमें खाना खाया जाता है अक्सर वो हाई कैलोरी वाला होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होंगे, फैट्स ज़्यादा होंगे, जैसे पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, कुकीज़, बिस्किट्स। तो जब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है या साइकोलॉजिस्ट का रोल है वो नंबर 1 पे आता है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स की, जिसमें आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे वो है बुलिमिया नर्वोसा की। एक फीमेल थी जिनकी उम्र लगभग 26 ईयर्स की थी। वो एडमिटेड थी हॉस्पिटल में सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से। तो उनको डिप्रेशन की हिस्ट्री थी, उनका मन उदास था, बट उनकी मदर ने बताया कि ये काफ़ी गुस्से वाली हैं, एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाती हैं, पेशेंस नहीं है लड़की में, वैसे तो ये मॉडलिंग करना चाहती है एंड दिस एंड दैट। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि पहले मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा होता था, फिर मैंने वेट कंट्रोल किया। मैंने कहा वेरी गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा फिर आपका मन उदास क्यों रहता है? तो उन्होंने बताया कि जो मेरा ईटिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। तो मैंने कहा उससे आप क्या कहना चाहती हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं थोड़े समय में ही कई बार बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाती उस टाइम, जब मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। एक तो मैं जल्दी जल्दी खाना खाती हूँ, अकेले में खाना खाती हूँ, जब भूख नहीं लगी होती तब भी खा लेती हूँ और उसके बाद मुझे एम्बैरेसमेंट होती है। फिर मेरा मन करता है कि मैं क्या करूं कि मेरा वेट भी मेंटेन रहना चाहिए। तो अपने आप ही अपने मुंह में हाथ डालकर वो वॉमिट आउट कर देती हैं और कई बार कुछ दवाइयाँ भी खा लेती हैं जिससे उनको दस्त लग जाए। फिर वो कभी कभार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करती हैं और माँ ने कई बार रिपोर्ट किया कि रात को उन्होंने जब देखा तो बेटी रात को उठ के एक्सरसाइज कर रही थी। जब माँ ने देखा कि ये इस टाइम कोई एक्सरसाइज करने का टाइम है, क्योंकि उनको मॉडलिंग भी एज ए प्रोफेशन करना था जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो जब उनसे पूरी बात हुई तो एक्चुअली समझ आया कि उनका जो डायग्नोसिस था वो बुलिमिया नर्वोसा था। डिप्रेशन तो उसके बाद में उसकी वजह से हो रहा था, क्योंकि वो अचीव नहीं कर पा रही थी जो वो चाहती थी। और ऐसे पेशेंट्स की कई बार समझाना भी घर वालों को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर वाले भी अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं और पेशेंट अपने हिसाब से अपने मन की बात को रखता है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली बुलिमिया नर्वोसा में होता क्या है। तो जो बुलिमिया जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। बुलिमिया का मतलब है ऑक्स एपेटाइट, मतलब सांड की भूख। मतलब जब भूख है वो बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा रहे हैं जिसकी खाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार तो इतना खाना खा लेते हैं कि पेट जो है पूरा भर जाता है और कई बार भूख नहीं लग रही होती तब भी खाना खाते हैं। अकेले में छुप छुप के खाना खाते हैं और उसके बाद एम्बैरेसमेंट और गिल्ट का सामना करते हैं। फिर कंपनसेटरी बिहेवियर करते हैं। वो एक्सरसाइज के फॉर्म में हो सकता है, वो दवाइयाँ हो सकती हैं जिससे दस्त लग जाए, हाथ में डाल के वॉमिटिंग हो सकती है, डायूरेटिक्स हो सकती हैं जिसमें पेशाब हो जाए। तो इन सब चीज़ों से ताकि वज़न जो है वो नॉर्मल रहता है। तो पुरानी हिस्ट्री में ऐसा हो सकता है कि उनका वज़न कभी ज़्यादा रहा हो, बट जब बुलिमिया नर्वोसा डायग्नोज होता है तो यूजुअली उनका वेट जो है वो नॉर्मल होता है। और वेट से मदद से हम पता भी लगा सकते हैं किसी को एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा है या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है। बिकॉज एनोरेक्सिया नर्वोसा में वेट कम होगा, बुलिमिया नर्वोसा में वेट नॉर्मल होगा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में वज़न जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। और इसमें अगर हम कारणों की बात करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल पे इसमें सेरोटोनिन का रोल है, नॉरएपिनेफ्रिन का रोल है, एंडोर्फिन्स का रोल है। और अगर हम सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं तो यूजुअली फैमिली में देखा गया है कि कैओटिक फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब फैमिली में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। और जिन बच्चों को बुलिमिया नर्वोसा होता है या बड़ों को बुलिमिया नर्वोसा होता है वो ये शिकायत करते हैं कि उनको लोग उतना प्यार नहीं करते, निगलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स यूजुअली जो है वो टीनेजर्स में स्टार्ट होते हैं और उन प्रोफेशंस में ज़्यादा कॉमन होते हैं जिसमें कि फिज़िकल अपीयरेंस काफ़ी मैटर करती हो, जैसे मॉडलिंग हो गया, हीरोइंस हो गया, इवन स्पोर्ट्स हो गया, जिसमें जो है फिज़िकल अपीयरेंस या फिगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। होने को तो ये लड़कों को भी हो सकता है, बट अक्सर ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और टीनेज में ज़्यादा कॉमन होता है। और अगर हम साइकोसोशल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें अक्सर जिनको बुलिमिया नर्वोसा होता है उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, उनमें पेशेंस की कमी होती है, उनमें नशे के चांसेस ज़्यादा होते हैं, शॉपलिफ्टिंग मतलब सामान उठा लेना
और बहुत जल्दी परेशान हो जाना, सेंसिटिव नेचर के होना, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो होते हैं। इवन जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है कि किसी में और कोई ईटिंग डिसऑर्डर्स हो, ओबेसिटी हो या एनोरेक्सिया नर्वोसा हो या कोई और तरह का ईटिंग प्रॉब्लम हो। तो अगर हम DSM-5 क्राइटेरियाज की बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा में, तो सबसे पहले आएगा उसमें बिंज का मतलब क्या होता है, 2 घंटे के अंदर अंदर ही इतना ज़्यादा खाना खा लेना जितना कि अक्सर लोग नहीं खाते, और उसी के अंदर आएगा कि उस टाइम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। अब इतना ज़्यादा खाना खा लिया, जल्दी जल्दी खाना खा लिया, बहुत सारा खाना खा लिया, तो आपको पता है कि वज़न तो बढ़ेगा ही, लेकिन बुलिमिया नर्वोसा में वज़न क्या रहता है, बिल्कुल नॉर्मल। तो वो फिर कंपनसेटरी बिहेवियर होगा, जो कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं पॉइंट बाय पॉइंट। वो है सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करना, अपने मुंह में हाथ डाल के उल्टी करना, उसके बाद दस्त लगाने वाली दवा ले लेना या वज़न कम करने वाली दवा ले लेना या ज़्यादा पेशाब करने वाली दवा ले लेना, डायरेटिक्स जिसको बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करना ताकि जो है वो वज़न एकदम कंट्रोल में रहे। वो सुबह रनिंग करनी है या रात को भी कई बार लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, दिन में भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वॉक पे वॉक चल रही है, सिटअप्स एंड पुशअप्स चल रहे हैं। और ऐसा जो बिहेवियर होगा वो वंस इन ए वीक ज़रूर होगा, मतलब हफ्ते में एक बार होगा, और ये जो पैटर्न है वो 3 महीने तक मेंटेन रहेगा। अगर ये माइल्ड पैटर्न होगा तो वो 1 से 3 बार होगा, मॉडरेट पैटर्न होगा तो 4 से 7 बार होगा, सिवियर पैटर्न होगा तो 8 से 13 बार होगा एक हफ्ते में, और अगर एक्सट्रीम पैटर्न है तो एक हफ्ते में 14 बार होगा, तो मतलब दिन में 2 बार हो रहा है। और ऐसा पैटर्न जो है वो 3 महीने के लिए अगर मेंटेन चल रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सामने वाले को बुलिमिया नर्वोसा है। और जो इसमें खाना खाया जाता है अक्सर वो हाई कैलोरी वाला होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होंगे, फैट्स ज़्यादा होंगे, जैसे पेस्ट्रीज़, आइसक्रीम, कुकीज़, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं जिनमें कैलोरीज भी हाई हो और कम समय में ज़्यादा खाना खाया जा सके। बल्कि फूड थोड़ा कम होता है, जैसे आप सेब खाएंगे तो कितने खा लेंगे, उसकी तो एक लिमिट होगी उसके बाद आप नहीं खा पाएंगे। तो जब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है या साइकोलॉजिस्ट का रोल है वो नंबर 1 पे आता है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और अक्सर ये ईगो डिस्टोनिक डिसऑर्डर है। ईगो डिस्टोनिक का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को भी पसंद नहीं आता कि वो इस तरह से क्यों कर रहा है, तो वो इलाज के लिए ज़्यादा तैयार होता है कंपेयर टू समबडी जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा हो। तो इसमें काउंसलिंग का बहुत ही बड़ा रोल है। उसके बाद फैमिली थेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमने देखा कि साइकोसोशल फैक्टर्स में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से तो फैमिली को समझाना, उनको बताना कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है या बड़े को क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे मैनेज करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन का भी रोल है, फ्लॉक्सिटिन का काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है। तो इन सारी चीज़ों से जो है सामने वाले को मदद की जा सकती है और इससे बाहर आ सकते हैं। और ख़ासकर ये फीमेल्स में तो कॉमन है ही, बल्कि आप देखेंगे तो ऋचा चड्ढा जी ने तो पब्लिकली शेयर किया था, जो हीरोइन है बॉलीवुड में, उनके फुकरे 1 मूवी में वो थी कि उनको बुलिमिया नर्वोसा था। और हीरोइंस में या मॉडल्स में तो ये काफ़ी कॉमन होता है, इवन स्पोर्ट्स पर्सन में भी। तो इसको समराइज़ किया जाए तो इट इज़ वन ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर्स जिसमें बॉडी वेट तो नॉर्मल होता है, बट कम समय में बहुत सारा खाना खा लेते हैं, फिर उसको कंपनसेट करने के लिए या तो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या उल्टी करने का इस्तेमाल करते हैं या एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हैं। और ये बिहेवियर कम से कम हफ्ते में एक बार तो होना चाहिए, और ऐसा 3 महीने तक रहना चाहिए। इलाज के लिए साइकोथेरेपी, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, उसके बाद फैमिली थेरेपी और मेडिसिन का भी रोल है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।